स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नितिन कौर गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एन स्क्वायर कोचिंग्स। तो आज हम अपना सब्जेक्ट मैकेनिक्स पढ़ेंगे और इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और उसकी जो भी कंडीशंस थी वो सारी जो भी कंडीशंस थी हमारी, जैसे कि अगर दोनों बल एक ही दिशा में हो, दोनों बल विपरीत हो, दोनों बल 90 डिग्री पर हो और दोनों बल समान हो। ये मैंने 4 कंडीशन आपको समझाई थी और आई होप आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद मैंने आपको समझाया था लॉ ऑफ ट्राइंगल, तो लॉ ऑफ ट्राइंगल भी हमने समझ लिया था। आज हमारा जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, वो है हमारा लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम, इसको हम बोलते हैं लामी की प्रमेय। लामी की प्रमेय। अब देखिए, ये आपके लिए थ्योरेटिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपके लिए प्रैक्टिकली है, यानी कि इसका आपको न्यूमेरिकल में यूज़ करना है, सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल में यूज़ करना है। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो इसी पे बेस्ड होंगे मोस्टली, ठीक है ना। तो आपको लामीज थ्योरम अच्छे से समझनी है और साथ मैं इसके प्रूफ भी कराऊंगा। वैसे आपके सिलेबस में शायद प्रूफ ना हो, वैसे तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम लामीज थ्योरम अगर प्रूफ भी समझ ले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज्ञान जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। तो लामी की प्रमेय हम पढ़ेंगे, उसके साथ साथ हम लामी की प्रमेय के जो आपके न्यूमेरिकल होंगे उसमें तो आपको सॉल्व यूज़ करना ही है, लेकिन अभी आप केवल इसका मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ। जब हम न्यूमेरिकल सेशन करेंगे तो आप न्यूमेरिकल भी इससे देखिए कैसे रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं लामी की प्रमेय होती क्या है। तो देखिए, लामी ने क्या कहा, ये आपका केवल क्या था, एक एडवांस फॉर्म था लॉ ऑफ ट्राइंगल का। लॉ ऑफ ट्राइंगल का एक एडवांस फॉर्म था। तो इसमें क्या बोलते हैं, पहले मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप एक चीज समझ लीजिए कि अगर 3 फोर्सेस कहीं भी दे रखे हैं, ठीक है ना, अगर ये 3 फोर्सेस, और हमेशा याद रखिए जब तक ये तीनों एक ही सेम टाइप के फोर्सेस, सेम टाइप के मतलब कि इस बिंदु को ये खींच रहे हैं, तीनों क्या कर रहे हैं, फुल फोर्स है, ठीक है। तो अगर ये तीनों फोर्स हैं तो इसमें से क्या होगा, अगर हम पी और क्यू की बात करें तो उनका रिजल्टेंट आर होगा, अगर हम आर और क्यू की बात करें तो उनका रिजल्टेंट पी होगा, और अगर हम आर और पी की बात करें तो उनका रिजल्टेंट क्यू होगा। तो जब भी आपको 3 फोर्स मिले तो उसमें और वो इक्विलिब्रियम में हो तो वो क्या होंगे, इसी तरीके से होंगे कि अगर हम पी और क्यू की बात करें तो उनका रिजल्टेंट आर हो जाएगा, आर और क्यू की बात करेंगे तो उनका रिजल्टेंट पी हो जाएगा, और आर और पी की बात करेंगे तो उनका रिजल्टेंट क्यू होगा। समझ में आया? तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मान के चलिए किसी पॉइंट पर, यानी कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये 3 फोर्स लग रहे थे हमारे पी, क्यू और आर। अब हमें क्या करना है, अगर इनके बीच का एंगल दे रखा हो, मान के चलिए आर और क्यू का एंगल है अल्फा, आर और पी का एंगल है हमारा बीटा, और क्यू और पी का एंगल है हमारा गामा। तो ये जो हमारी लामी की थ्योरम क्या कहती है कि यदि किसी कण पर कार्य कर रहे 3 बल साम्यावस्था में है, याद रखिएगा, यदि किसी कण पर कार्य कर रहे 3 बल साम्यावस्था में हैं, तो प्रत्येक बल और शेष अन्य बलों के बीच के कोण की जिया का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी कि प्रत्येक कोण, यानी कि मान चलिए हम पी कोण लेते हैं, तो पी कोण क्या करेगा, आर और क्यू का जो बीच का कोण होगा, देखिए पी और क्यू, आर के बीच में कौन सा कोण बनना है, अल्फा। तो इसका हम जो साइन लेंगे, या हम पहले देखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा, सही है। अगर हम आर की बात करेंगे तो देखिए आर क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर किसके हो गया, गामा के, क्योंकि पी और क्यू के बीच में क्या एंगल है, गामा। अगर हम बात करेंगे क्यू की, तो क्यू प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर और पी के बीच का एंगल जो होगा साइन बीटा, ठीक है ना, साइन बीटा। ये आपकी थ्योरम कहती है। तो हमारी लामी की प्रमेय क्या कहती है, एक बार अच्छे से सुन लीजिए। आपको लिखनी खुद ही है, आप लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं लिख नहीं सकता, उसको काफी बड़ा हो जाएगा और वीडियो बहुत लंबी चली जाती है, इसलिए मैं आपको डेफिनेशन केवल बोल रहा हूँ, आप समझिए और बाकी का आप किताब से पढ़ लीजिए। मेरा काम यहाँ पे आपको क्लियर करना है, ठीक है ना। आपको आप ये क्लियर कर लीजिए कि क्या चीज होती है लामी की प्रमेय। तो देखिए, लामी की प्रमेय क्या कहती है, यदि किसी कण पर कार्य कर रहे 3 बल, हमेशा 3 बल की बात होगी इसके अंदर, किसी कण पर कार्य कर रहे 3 बल साम्यावस्था में है, तो प्रत्येक बल और प्रत्येक बल और शेष अन्य 2 बलों के बीच के कोण की जिया, जिया का मतलब होता है साइन, ठीक है, जिया आपको पता होगा, कॉस को बोलते हैं कोजिया और एस साइन को बोलते हैं जिया, ठीक है ना। और टेन को तो आपको पता ही होगा, स्पर्जिया बोलते हैं, टेंजेंट जो होता है। तो पी प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, साइन अल्फा, आर प्रोपोर्शनल टू साइन गामा, और क्यू प्रोपोर्शनल होगा साइन बीटा के। तो ये तो आपकी डेफिनेशन थी। इफ 3 forces are in equilibrium, if 3 forces acting at a point
or acting at a particle is in equilibrium are in equilibrium, then each force will proportional to the rest of sign of the angle of rest of two forces. ठीक है, तो आपको इसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए, तो आपको डेफिनेशन आपको पता चल गई। अब देखिए P प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मान के चलिए अगर मैं यहाँ पे K लिख लूँ तो क्या हो जाएगा, P अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू K। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर भी K लिख लूँ तो क्या हो जाएगा, R अपॉन साइन गामा इक्वल्स टू K, और Q क्योंकि K हमारा क्या है, कांस्टेंट है, हम कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं, कांस्टेंट तीनों में सेम भी ले सकते हैं, तो हमने K ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू K। तो यहाँ से हमारा अगर हम इन तीनों फॉर्मूलों को ऐड कर दें तो क्या निकलेगा हमारा, P अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू Q अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू R अपॉन साइन गामा इक्वल्स टू K। K क्या हमारे कांस्टेंट है। ठीक है, आपको कभी ये भी यूज करना पड़ सकता है। देखिए वैसे तो हमारे जो हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे वो केवल इन तीनों से सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन अगर हमें कहीं लेना पड़े तो हम इधर K भी ले सकते हैं बराबर में। ठीक है ना, तो आपकी बुक में ऐसे नहीं लिखा है, लेकिन आपको ये समझना है कि अगर आपको कभी सॉल्यूशन करना हो तो आप यहाँ पे K भी यूज कर सकते हैं। बात एक ही है आपकी। तो आपको पहले तो ये लामी की थ्योरम याद होनी चाहिए। लामी की थ्योरम का ये जो आपका जो रिजल्ट है ये आपके काम में आएगा न्यूमेरिकल्स में। अब इसको हम प्रूफ करके देखते हैं, लामी थ्योरम प्रूफ कैसे करेंगे हम। चलिए देखिए, कभी भी आप मैकेनिक्स को रट के नहीं काम चला सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। अगर आपको डेरिवेशन समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया कि भाई इसका मतलब क्या था, तो आप न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे से कर लेंगे। आपको मैकेनिकल के अंदर, अगर आप मैकेनिकल में हैं या किसी भी ब्रांच में हैं, तो आपको जब तक न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं आएगा तब तक आपके लिए आपके पढ़ने कोई मतलब नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको जो आगे जाके तो न्यूमेरिकल ही करना पड़ेगा ना। आपको कोई भी चीज डिजाइन करनी है तो आपको न्यूमेरिकल ही सॉल्व करनी पड़ेगी उसको। ठीक है, तो अब देखिए लामिस की प्रमेय को हम सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए लामिस की प्रमेय को हम सिद्ध कैसे करेंगे। मान के चलिए मेरे पास तीन फोर्स थे, एक है P, एक है Q और एक है R। ठीक है, मेरे पास तीन फोर्स हैं P, Q और R। ये लग रहे हैं हमारे O पॉइंट पर लग रहे हैं। ये क्या है, P, Q, R तीन फोर्स हैं, और एक इस पर लग रहा है हमारे O पॉइंट पर लग रहे हैं। ठीक है ना, ये मान के चलिए ये A है, ये B है और ये C। इन तीनों की तरफ ही लग रहे हैं। अब देखिए हमने क्या जाना कि देखिए ये R हमारा क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट है। भाई मैंने ये बताया था आपको, अगर P और Q है तो उनका ये क्या होगा, ये साम्यक बल होगा। ठीक है, रिजल्टेंट का मतलब ये साम्यक बल होगा। रिजल्टेंट का मतलब ये है कि ये इनका साम्यक बल होगा, जो इक्विवेलेंट फोर्स होगा ये होगा वो। ठीक है ना, इसको साम्यावस्था में रखने वाला इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड में बराबर होगा। जो मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था उसका मतलब यही था कि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसके बराबर होगा, जो इन दोनों के जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हम खींचना चाहें तो अगर हम इस समांतर चतुर्भुज को पूरा करें तो जो ये निकलेगा R ये इसके बराबर होगा। सही है ना, तो मैं इसको R डैश भी लिख सकता हूँ। क्लियर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, R डैश। अब देखिए पहली बात तो ये है कि मान के चलिए अभी हमने जो एंगल लिए थे वैसे ही लेते हैं कि अगर हम P और Q के बीच में ले अल्फा, ठीक है, अगर हम Q और R के बीच में ले गामा, और R और P के बीच में ले हम बीटा। अगर हमने ये तीन एंगल ले लिए, अब हमें क्या सिद्ध करना है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था वो हमें सिद्ध करना है कि P अपॉन साइन गामा, Q अपॉन साइन बीटा और R अपॉन साइन अल्फा, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक चीज समझिए जो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ी होगी कभी, एकांतर कोण, जिसको हम बोलते हैं एकांतर कोण। तो एकांतर कोण क्या होते हैं कि अगर हमारे ये कोण जो होगा वही हमारा ये कोण होगा, जो ये कोण होंगे दोनों वही हमारे ये दोनों कोण होंगे। यानी कि अगर मान के लिए ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा। ठीक है, इसी तरीके से सेम ये वाली बात कि अगर ये मान के चलिए 150 है तो ये भी 150 होगा, तो ये भी 150 होगा और ये भी 150 होगा। ठीक है, इसे बोलते हैं एकांतर कोण। तो आपको ये अच्छे से समझ लेना है एकांतर कोण क्या होते हैं। अब देखिए अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, ठीक है, इसको भी आगे बढ़ाऊं और इसको भी आगे बढ़ाऊं तो क्या होगा। देखिए अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो ये सेम यही चीज है कि नहीं, ये वाला अगर इन दोनों लाइनों को देख लिया जाए, और ये वाली लाइन कौन सी होगी मेरी, ये वाली कौन सी लाइन होगी। तो देखिए, और इसको भी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, तो देखिए जो ये एंगल बन रहा है, जो ये एंगल बन रहा है,
ये वाला, ये तो वही एंगल हमारा कौन सा होगा, ये वाला होगा। ये कितना होगा हमारा, गामा होगा। देखिए ये वाला एंगल गामा है, तो ये भी क्या होगा, गामा। अगर हम इसको एकांतर कोण इधर से निकालें तो ठीक है, देखिए ये दोनों लाइन है और मैंने इसको ऐसे काटा, तो जो एंगल ये बन रहा है हमारा वही एंगल यहाँ बनेगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, गामा हो जाएगा। अब इसी तरीके से देखिए ये क्या है हमारा, ये हमारा बीटा है, ये वाला हमारा क्या है, बीटा। तो ये जब बीटा है, ये वाला इतना बीटा है, और ये वाली लाइन क्या है, पूरी सीधी लाइन है। जब सीधी लाइन होती है तो आपको पता है टोटल कितना होता है, 180। तो ये वाला एंगल कितना बचा मेरा, ये कितना बचेगा, 180 माइनस बीटा बचेगा। तो आपको इस ट्रायंगल का एक ये मिल गया, 180 माइनस बीटा। अब देखिए ये गामा है हमारा, ये गामा में कहां से मिला, एकांतर कोणों से। एकांतर कोण मतलब ये वाले एकांतर कोण, ये वाले गामा। जब ये गामा है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस गामा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये गामा है तो ये हमारे ये भी गामा होगा। जब ये गामा है तो देखिए ये कितनी है, ये सीधी लाइन है। जब ये सीधी लाइन है तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 180 माइनस गामा होना चाहिए। तो जिसमें से हमारा गामा तो ये है, तो बचा कितना, 180 माइनस गामा बचा। अब देखिए ये दिया है उसने अल्फा, ये किससे, देखिए ये वाला एंगल इस वाली लाइन पर ये अल्फा है, तो देखिए ये भी अल्फा होगा, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब पैरेलल लाइन होती है तो हमारे क्या होता है, जो भी काटने वाली लाइन होती है वो हमेशा सेम एंगल पे काटती है। तो जो ये अल्फा होगा वही हमारा ये होगा अल्फा। अगर ये अल्फा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस अल्फा। तो ये क्या होगा हमारा, 180 माइनस बीटा, ये होगा 180 माइनस गामा, ये होगा 180 माइनस अल्फा, ठीक है ना। अगर हम इसको ले लें डी पॉइंट, अगर हम इसको ले लेते हैं डी पॉइंट, तो देखिए एक आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक फॉर्मूला होता है आपका कि अगर कोई ट्रायंगल है इस तरीके से, ये P है, ये Q है, ये R है, ठीक। तो इसके सामने वाला एंगल क्या हमारा, गामा, ये वाला बीटा और ये वाला अल्फा। तो हमारा क्या होता है कि ये वाली ट्रायंगल के फॉर्म बता रहा हूं मैं। अगर ये ट्रायंगल है तो ये मान के चलिए ए बी सी ये ट्रायंगल है, तो ए बी अपॉन क्या होगा आपका, ए बी अपॉन होगा गामा, बी सी अपॉन होगा आपका बीटा साइन गामा साइन बीटा। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, इसमें आपको प्रूफ मैं नहीं बता सकता, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा पुराने बुक में से। तो ए सी अपॉन साइन अल्फा, ये आपका क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में है। तो अब यहां से हम वही चीज कर सकते हैं। अगर हम ये ओ ए ले लें, इसको हम क्या मान लें, ओ ए, तो क्या हो जाएगा हमारा ओ ए अपॉन, देखिए ओ ए है तो इसके सामने वाला एंगल लेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 180 माइनस गामा बराबर। अगर हम इसको ले लें ए डी को ले लें तो क्या हो जाएगी, ये क्या है हमारा, मैंने उस दिन बताया था दोनों बराबर हैं तो ये पी होगा और ये क्यू होगा। तो अगर हमारा ए डी ले रहे हैं हम, तो ए डी की वैल्यू क्या निकलेगी, ए डी अपॉन ये वाला सामने वाला एंगल साइन 180 माइनस बीटा बराबर। अगर हम इसको ले लें ओडी को, तो ओडी कितना हो जाएगा हमारा, ओडी अपॉन ये वाला एंगल साइन 180 माइनस अल्फा। तो देखिए ओ ए साइन 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस गामा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन गामा। तो ये कितना हो जाएगा, साइन गामा बराबर एडी हमारा क्या हो जाएगा, एडी हमारा कितना है, देखिए एडी हमारा है क्यू अपॉन साइन 180 माइनस बीटा क्या हो जाएगा, साइन बीटा। इसी तरीके से अगर हम ओडी की बात करें, ओडी क्या हमारा आर डैश या आर कुछ भी ले सकते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा साइन अल्फा, सही है। तो आपको समझ में आएगी ये चीज। अब इसको हम कांस्टेंट में लिख सकते हैं, तो सॉरी ओ ए को हम क्या लिख सकते थे, ओ ए को हम लिख सकते थे पी, एडी को हम लिख सकते हैं क्यू और ओडी को लिख सकते हैं आर। तो यहां से आपका ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो आपको बस इतना आपको याद रखना है कि एकांतर कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण आप निकाल लीजिए, ठीक है। एकांतर कोण निकालने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वाले आपको कोण निकालने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो ये फॉर्मूला था ट्रिग्नोमेट्री का, वो हमारा किसके लिए था, इंटरनल एंगल के लिए था। वो हमारा किसके लिए था, केवल इंटरनल एंगल के लिए था कि अगर ये भुजा कितनी है तो इसका सामने वाला एंगल, ठीक है ना, जो इसके सामने वाला जो एंगल होगा इस भुजा के, उसका साइन। आई होप आपको लामीज थ्योरम क्लियर हुई होगी। तो जो भी लामीज थ्योरम बताई उसमें मैंने क्या बोला था कि यदि किसी कण पर कार्य कर रहे तीन बल साम्यावस्था में होंगे, यदि किसी कण पर कार्य कर रहे तीन बल साम्यावस्था में हैं, तो प्रत्येक बल और अन्य दो बलों के बीच के कोण की जिया समानुपाती होगा या एक नियतांक होगा। अब देखिए एक आता है हमारा कन्वर्स ऑफ लामीज थ्योरम, ठीक है ना, लामीज थ्योरम। तो कन्वर्स हमारा क्या बोलता है, कन्वर्स क्या बोलेगा, अभी हमने क्या बोला कि यदि किसी कण पर कार्य कर रहे तीन बल साम्यावस्था में हो तो प्रत्येक बल
और इनके कोण की जिया का अनुपात समान क्या होता है, नियतांक होता है। लेकिन कन्वर्ज के अंदर क्या बोलेगा, हमारा सेम बात है। कन्वर्ज देखिए इसमें हमने क्या बोला कि पहले से वो साम्यावस्था में है, तो हमने ये बोला। अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास मान के चलिए 3 बल हैं, P, Q और R, ठीक है ना, और ये दे रखा है कि P अपॉन साइन अल्फा, यानी कि अगर हम इसको अल्फा ले लें तो Q अपॉन साइन बीटा, अगर हम इसको बीटा ले लें तो, और R अपॉन साइन गामा, अगर हम इसको गामा मान लें तो। अगर ये है तो ये बल इक्विलिब्रियम में होंगे। समझ में आ रहा है? देखिए इसमें हमने क्या बोला कि ये इक्विलिब्रियम में है, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। लेकिन अब हम कन्वर्स के अंदर क्या बोल रहे हैं कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वे बल इक्विलिब्रियम में होंगे। सही है। चलिए अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस। लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम बलों के बहुभुज का नियम, बहुभुज का नियम। अब देखिए बहुभुज हमारा क्या होता है, जिसमें कई सारे भुजाएं हों। बहु का मतलब बहुत सारे, ठीक है ना, भुज का मतलब भुजाएं हों। तो देखिए बहुभुज का बहुभुज का नियम क्या कहता है, जैसे हमारा ट्रायंगल का होता है वही सेम हमारा बहुभुज का नियम है। उसमें हम 3 फोर्सेस की बात करते थे, इसमें हम कई सारे फोर्सेस की बात करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या इसका बहुभुज का नियम हमारा क्या कहता है कि यदि किसी कण पर कार्य कर रहे कई सारे बल, ठीक है ना, कई सारे बल मान के चलिए एक F1, एक F2, ठीक है ना, एक F3, एक F4 और एक F5। मेरे पास ये 5 बल हैं। अब मैंने क्या करा कि प्रत्येक बल उठाया, ये हमारा ग्राफिकल मेथड है, याद रखना है आपको। मैंने आपको बताया था कि जो आपका लॉ ऑफ ट्रायंगल था वो भी आपका ग्राफिकल मेथड था, और जो लॉ ऑफ पॉलीगन है ये भी ग्राफिकल है। मतलब इसको आप केवल ग्राफ से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू से आप कोई सॉल्व नहीं कर सकते। यानी कि आपको केवल क्या कर सकते हैं, आप इसको बना सकते हैं, बना के आप ग्राफिकल से ग्राफ के द्वारा, मतलब इससे तभी आप उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। आपको ये जो आपका जो एनालिटिकल मेथड है वो इनमें यूज नहीं होता, ना लॉ ऑफ ट्रायंगल में ना इसमें, ठीक है। तो हमारा जो पॉलीगन लॉ ऑफ पॉलीगन क्या कहता है कि अगर हमने इस F1 को ऐसे क्लियर खींच लिया जैसा F1 है हमारा, फिर हम क्या करेंगे इसके हेड से जो F2 है इसका टेल से हम टेल बनाना शुरू करेंगे, तो इस तरीके से हमारा F2 मिलेगा। फिर हमारा F3 मिलेगा इस तरफ, देखिए F3 हमारा इधर है, F3। अब इसके बाद हमारा F4 किस तरफ, इस तरफ, तो F4 हमारा मानने के लिए किस तरफ है, इस तरफ, तो F4। और फिर हमारा F5 है इस तरफ, तो हमने ये किया, तो ये हमारा क्या हो गया F5। यानी कि हमारा क्या हुआ बंद पॉलीगन, यानी जो पॉलीगन है ये हमारा क्या होना चाहिए, बंद हो, यानी कि जो बहुभुज है बंद हो गया। तो बहुभुज का नियम कहता है यदि किसी कण पर कार्य कर रहे 3 बलों को किसी बहुभुज की परिमाण तथा दिशा में क्रमानुसार ली गई भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके, एक बंद बहुभुज द्वारा निरूपित किया जा सके, तो वे बल साम्यावस्था में होंगे। यानी कि यदि हमारे पास ये सारे बल थे, इनको हमने क्या करा, पॉलीगन बनाना स्टार्ट किया, हमने केवल क्या करा, खींचना स्टार्ट किया, और ये एक पॉलीगन बन गए, एक क्लोज पॉलीगन बन गए। तो क्या होगा, ये सारे के सारे क्या होंगे, आपके इक्विलिब्रियम में होंगे। अब देखिए, अब इसके बाद हमने इसका दूसरा रूप होगा, ठीक है, इसका सेकंड फॉर्म होगा। सेकंड फॉर्म हमारा क्या कहेगा कि सेकंड फॉर्म हमारा ये बोलेगा कि यदि हमने क्या करा कि मान के चलिए इक्विलिब्रियम में नहीं थे और हमने इसको खींचना स्टार्ट करते, और मान के चलिए हमारा जो F5 था वो हमारा इधर आ जाता, F5 हमारा कितना आ जाता, ये वाला आ जाता, इतना केवल, ठीक है ना। अगर हम परिमाण और दिशा में देखते और हमारा ये F1 है वो इधर इतना होता, तो हमारे पास क्या होता कि इतने सारे बल, हमारे ये बल है ये साम्यावस्था में नहीं है अभी। अगर हम मान के चल रहे हैं ये साम्यावस्था में नहीं है, तो साम्यावस्था में कौन करेगा इसको, जब तक ये बंद बहुभुज नहीं होगा। तो जो विपरीत क्रम में जो भुजा ली जाएगी ये हमारा क्या करेगा, ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा इन सबका। तो इन सबका जो रिजल्टेंट होगा वो R हो जाएगा, और वो हमारा क्या होगा, इस बहुभुज को बंद करने वाली भुजा विपरीत क्रम में ली जाए तब। तो हमारा लॉ ऑफ पॉलीगन क्या होता है, सब ध्यान से समझिए। लॉ ऑफ पॉलीगन क्या होता है, इसका दूसरा रूप क्या होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में घुमा के पूछता है। आपको क्या करेगा, कन्वर्स दे देगा, कन्वर्स में दे देगा, और जो डेफिनेशन होगी वो दे देगा आपको लॉ ऑफ पॉलीगन वाली, ठीक है। मतलब सॉरी, दूसरे रूप की जगह दूसरे रूप की आपकी क्या दे देगा, डेफिनेशन, और आपसे जो इसका पूछ लिया जाएगा। तो आपको इनमें याद रखना है क्या कि बलों के बहुभुज का नियम क्या था। बलों के बहुभुज का नियम ये था कि यदि किसी कण पर कार्य कर रहे सभी बलों को किसी बंद बहुभुज की क्रमानुसार ली गई भुजा द्वारा निरूपित किया जा सके, तो वे क्या होंगे, साम्यावस्था में होंगे। क्लियर है। अब इसका दूसरा रूप क्या होगा, ठीक है ना, सेकंड फॉर्म जिसको बोलेंगे, दूसरा रूप, सेकंड फॉर्म। तो दूसरा रूप क्या बोलेगा हमारा, दूसरा रूप ये बोलेगा कि यदि किसी कण पर कई सारे बल कार्य कर रहे हैं, यदि किसी कण पर कार्य कर रहे हैं, तो उन बलों के द्वारा अगर हम एक बहुभुज बनाना प्रारंभ करें,
तो उस बहुभुज को बंद करने वाली भुजा जो कि विपरीत क्रम में ली जाए वो उनका परिणामी होगा। तो आप इसके द्वारा एक कई सारे अगर बल बना रखे हैं तो आप उनका परिणामी ज्ञात कर सकते हैं केवल ग्राफिकल मेथड से। केवल मैंने बोला आपको ग्राफिकल मेथड से, आप इसको न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये इस लॉ ऑफ पॉलीगन से सॉल्व नहीं करेंगे, वो हमारा अलग मेथड है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा लॉ ऑफ पॉलीगन क्या होता है। आप प्लीज इसको डेफिनेशन लिखिए और जो मैं समझा रहा हूँ वो आप एक बार समझ लीजिए, तो आप डेफिनेशन भी अच्छे से लिख लेंगे। चलिए आई होप आपको ये समझ में आया होगा, जितना ही मैंने अभी तक समझाया आपको सभी चीज इंपॉर्टेंट है। ये सारी डेफिनेशन आपके जो एग्जाम होती है उसमें भी पूछा जाता है। लामिस थ्योरम आपको प्रूफ करने के लिए नहीं आएगी एग्जाम में, लेकिन आपको लामिस थ्योरम आनी चाहिए आपको न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, इसको बोलते हैं बलों का वियोजन या विघटन भी बोलते हैं, ठीक है ना। विघटन भी बोलते हैं कभी कभी, विघटन, ठीक है ना, वियोजन या विघटन। हम क्या करेंगे इसको रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में। देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, कई सारे फोर्सेस को जोड़कर रिजल्टेंट निकाल रहे थे उनके। अब हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास एक फोर्स है आर, अब हमें ऐसे क्या करना है, किसी भी डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ से किसी एंगल पर और यहाँ से किसी एंगल पर दो फोर्सेस में इसको बांटना है। तो हम इसको कैसे बांटेंगे, तो ये हमें बताता है बलों का जोड़ना, सॉरी बलों का वियोजन, यानी कि इसको एक तरीके से हम घटाना बोल देते हैं। विघटन मतलब घटाना, लेकिन ये घटाना नहीं होता है क्योंकि ये एल्जेब्रिक फॉर्मूला नहीं होता। अब देखिए एक बात प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि आप 5 और 4 को जोड़िए तो आप क्या बोल देंगे, सीधा 9। क्लियर है, आप क्या बोलेंगे, सीधा 5 और 4 को जोड़ने पे 9। अब आपसे मैं बोलूं कि आप 9 को 2 भागों में बांटिए, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कैसे, आप इसको 8 + 1 में जोड़ सकते हैं, आप इसको 7 + 2 यानी कि 7 + 2 में जोड़ सकते हैं, आप इसको 6 + 3 में जोड़ सकते हैं, आप इसको 5 + 4 में जोड़ सकते हैं। आपको इसके कई सारे वो मिल जाएंगे तरीके के, आप कैसे इसको 9 बना सकते हैं, यानी कि 9 को आप कैसे तोड़ सकते हैं। लेकिन आपको 5 + 4 = 9 होगा, ये हमेशा के लिए है। या आप कभी भी इसको करेंगे तो आप 9 ही बोलेंगे, आप इसको और फॉर्म में नहीं कर सकते। लेकिन आप 9 को जब बांटेंगे तो आपको कई सारे फॉर्म मिलेंगे। सेम यही चीज यहाँ होती है कि अगर हमें P और Q दे रखे हो, अगर हमें P और Q दे रखे हो तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो फिक्स हो जाएगा, वो उनका रिजल्टेंट फिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस R को बांटेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, कई सारे फॉर्म में बांट सकते हैं। देखिए अगर मान के चलिए मैं इसको हम विकर्ण मान लें, इसको विकर्ण मान के अगर हम पॉलीगन खींचना शुरू करें तो हम कितने सारे पॉलीगन खींच सकते हैं। देखिए पॉलीगन का जो आपका पॉलीगन का मतलब क्या होता है कि जो आमने सामने वाली भुजाएं वो समांतर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे ये क्या हुआ, एक मेरा पॉलीगन हुआ, कैसे, ये दोनों भुजाएं क्या है, समांतर है, दोनों भुजाएं क्या है, समांतर एक दूसरे से। तो इसी तरीके से देखिए अगर मैंने एक भुजा ये ले ली, एक भुजा ये ले ली, एक भुजा ये ली और एक भुजा ये ली, तो ये क्या बन गया, मेरा समांतर चित्र बन गया। अब देखिए अगर मैंने क्या किया, मैंने मान के चलो इसको ये ले गया मैं, अब हमने क्या किया, इसको इस तरीके से बना लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी इधर लेके जाएंगे और इसको ऐसे लेके, तो ये भी हमारा एक हो सकता है। इस तरीके से हमारा एक ये हो सकता है। सही है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक विकर्ण से हम कई सारे बहुभुज बना सकते हैं, सॉरी कई सारे हम समांतर चतुर्भुज बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक चीज समझ में आई होगी कि हम क्या कर सकते हैं, एक बल को जोड़ तो हम एक ही दिशा में, मतलब हम जोड़ने पर तो हमारा एक ही रिजल्टेंट आएगा, लेकिन हम जब उसको विघटन करेंगे तो अगर हमारी दिशा चेंज होगी तो हमारा देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये बड़ा है, लेकिन ये वाले छोटे हैं। तो आपको इस चीज समझने में आनी चाहिए कि हम इसको कई तरीके से बांट सकते हैं, यानी कि हम या तो दोनों को छोटे छोटे बांट लें, या एक को बड़ा एक का छोटा बांट लें, एक को छोटा दोनों को, यानी कि एक ये है दूसरा ये, यानी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो हम इस तरीके से कई सारे पार्टों में बांट सकते हैं। अब हम इसको बांटेंगे कैसे, वो देखिए। हमने मान के चलिए एक हमारा एक फोर्स है R, एक फोर्स है R। अब इसको हम दो विभिन्न भागों में बांटेंगे और दोनों के एंगल हमें नहीं पता किस एंगल पर, यानी कि हमें दिशा नहीं पता। तो हमने मान लिया कि हमारा क्या फोर्स है, ये हमारा फोर्स है P और एक ये फोर्स हमारा Q, ठीक है ना। ये किस एंगल पर है, मान के चलिए ये है एंगल हमारा अल्फा। P जो एंगल बना रहा है R से जो P एंगल बना रहा है वो है अल्फा, और R से जो Q एंगल बना रहा है वो है हमारा बीटा, यानी कि ये अल्फा कोण पर है, ये बीटा कोण पर है।
अब हमने क्या किया, इस समांतर चतुर्भुज को हम पूरा करते हैं। मान के चलिए हमने क्या करा, इस समांतर चतुर्भुज को पूरा किया, इस समांतर चतुर्भुज को हमने पूरा किया तो क्या बनेगा हमारा, ये बन जाएगा एक चतुर्भुज। अब देखिए ये हमारा अल्फा है और ये हमारा क्या है बीटा। अगर हम इसको क्या करें, इस वाली लाइन को हम नीचे लेकर आए, ठीक है, और इसको यहाँ लेकर जाएं और इसको भी इस तरीके से, ये क्या है देखिए दो समांतर रेखाएं हैं और ये इसको काटने वाली कॉमन रेखा है, सही है। देखिए जैसे ये है और इसको मैंने ऐसे काट दिया तो मैं आपको बताया था एकांतर कोण, तो ये और ये और ये चारों एंगल सेम होंगे। अब इस तरीके से अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा और ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा और ये भी क्या होगा हमारा बीटा होगा, सही है। ये किससे, हमारा एकांतर कोण से, आपको समझ में आना चाहिए ये किससे, एकांतर कोण से। ये बीटा से ये बीटा, ये भी बीटा और ये भी बीटा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना, ये बिल्कुल बेस है। अगर आप इससे भी नहीं समझ पाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी, आपको समझना पड़ेगा ये चीज कि कैसे निकाला हमने, क्योंकि जो सारा खेल इसमें ट्रिग्नोमेट्री का ही है। अब देखिए अगर ये अल्फा है ये बीटा है तो ये क्या बनना है, देखिए ट्रायंगल बनना है। अगर मैं इसको नाम लूं ओ, इसको ए, इसको बी और इसको सी, तो ओ ए सी ये क्या है हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, ट्रायंगल है यानी कि त्रिभुज है। और आपको पता है ट्रायंगल की जो तीनों कोण होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल 180 होते हैं। आपको पता है ट्रायंगल के जो तीनों कोण होते हैं उनका जो एडिशन होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप अगर आपको ये अल्फा है ये बीटा है तो ये कितना बचेगा, आप बोलेंगे 100% 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा ही बोलेंगे, सही है। तो अभी थोड़ी देर पहले जब हमने लामिस थ्योरम प्रूफ की थी, लामिस थ्योरम में मैंने क्या बताया था कि प्रत्येक कोण, जो प्रत्येक भुजा होती है उसके सामने वाले कोण का साइन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, या जो प्रोपोर्शनल होता है वो सेम होता है हमारा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम ओ ए की बात करें तो ओ ए अपॉन साइन सामने वाला एंगल कितना होगा बीटा, बराबर अगर हम इसकी बात करें हमारे ओ सी की यानी कि आर की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, आर की बात करेंगे तो हमारा सामने वाला एंगल कितना हो जाएगा साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। अगर हम बात करें ओ ए सी की, तो अगर हम ए सी की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा सामने वाला एंगल साइन अल्फा। तो देखिए ओ ए अपॉन साइन बीटा, ओ ए कौन क्या है, देखिए ओ ए क्या हमारा पी है, पी अपॉन साइन बीटा बराबर आर अपॉन साइन, देखिए 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा को मैं अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूं, ठीक है, बराबर ए सी हमारा क्या है हमारा क्यू। देखिए अगर ये क्यू है तो ये भी क्यू होगा हमारा, तो क्यू अपॉन साइन अल्फा, ठीक है ना, साइन अल्फा। तो यहां से हमारा क्या निकलेगा, अगर हम पी को निकालना, हमें क्या चाहिए थी, पी की वैल्यू चाहिए थी। तो अगर हम पी की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर लें, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, साइन बीटा का मल्टीप्लाई, तो आर साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, ये निकल आएगा आपका। और अगर हम क्यू की बात करेंगे तो आर में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पी की वैल्यू क्या है। अब आपको याद कैसे रखना है, देखिए याद करने का तरीका क्या है, अगर आप पी ले रहे हैं, अगर आपको पी फोर्स निकालना है तो क्या होगा, आर साइन इसका अपोजिट एंगल, यानी कि पी ले रहे हैं तो इसका अपोजिट एंगल क्या होगा बीटा अपॉन साइन टोटल एंगल, अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका टोटल एंगल पी और क्यू के बीच का। अगर हम क्यू की बात करेंगे तो क्या होगा, साइन अपोजिट एंगल, आर साइन अपोजिट एंगल अपॉन टोटल एंगल, साइन का टोटल एंगल। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा। अब देखिए ये हमारा क्या था कि अगर हम आर को किसी भी एंगल पे बांट रहे थे, हमें ये नहीं पता कि इसका एंगल यहाँ से क्या है, इसका एंगल यहाँ से क्या है, हमें ये नहीं पता था। अब हम क्या करें, अगर ये हमारा क्या हो, आर को हम दो लंबवत भागों में बांटना चाहें, इसको हम आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है, आर को अगर ये हमारा आर है, आर को अगर हम दो लंबवत भागों में बांटना चाहें, एक पी और एक क्यू, तो हमारा क्या निकलेगा, तो हम मान के चलते हैं कि हम एक एंगल मान के चलते हैं, एक कितना है हमारा अल्फा, सही है, एक एंगल कितना है अल्फा। अगर हम इसकी तरह माने तो क्या होगा, ये बीटा होगा, सही है। हमें ये पता है कि हमें अल्फा की वैल्यू पता है और हमें बीटा की वैल्यू नहीं पता, लेकिन हम मान के चलते हैं कि बीटा है। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से 90 हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि क्या है एक समकोण है। तो आपको याद पता होगा कि बीटा इसका तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, सही है। अब देखिए अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि अगर हम पी निकालना चाहें, तो पी की वैल्यू क्या थी, आर साइन बीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस अल्फा अपॉन साइन
अल्फा प्लस बीटा कितना हमारा 90 डिग्री। आपको पता है साइन 90 वाली कितनी होती है 1, तो यहाँ से क्या निकलेगा पी आर साइन 90 माइनस अल्फा क्या होता है कॉस अल्फा, सही है। तो आपका ये वैल्यू निकल रहा है। अब हम रखते हैं इस वाले फॉर्मूले में, तो Q बराबर क्या निकलेगा हमारा आर साइन अल्फा अपॉन साइन 90 प्लस साइन 90 अल्फा प्लस बीटा के लिए 1, तो यहाँ से Q की वैल्यू कितनी निकल आएगी आर साइन अल्फा, सही है। अब देखिए इसका यूज कैसे करते हैं हम, यूज ऐसे करेंगे कि अगर यहाँ पे दे रखा मान चलिए मेरे को दे रखा है कि 15 न्यूटन है और आप इसको दो लंबवत भागों में बांटिए, जिसमें से आपका एक एंगल दे रखा है मान चलिए 30 डिग्री, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ तरफ इस तरफ क्या होगा, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 cos 30। अब आपको याद कैसे रखना है कि जिस तरफ एंगल होगा उस तरफ cos आएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में 90 डिग्री, अपोजिट का मतलब 90 डिग्री पर, उसके 90 डिग्री पर क्या होगा आपका Q होगा, और Q कितना होगा आपका 15 sin 30। तो जिस तरफ एंगल होता है उस तरफ cos लेते हैं, जिस तरफ एंगल नहीं होता उस तरफ sin लेते हैं। वो निकला कहाँ से, आपको यहीं से निकला। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो भी मैंने भी आपको बताया कि आपके जो भी लामिस थ्योरम थी, लामिस थ्योरम क्या थी, एक प्रवर्धित रूप थी किसका, जो आपका लॉ ऑफ ट्रायंगल था। उसके बाद आपको मैंने बताया तो जो लॉ ऑफ पॉलीगन था वो, और लॉ ऑफ पॉलीगन का कन्वर्ज बताया आपको। कन्वर्ज बताने के बाद मैंने आपको बताया कि जो अगर कोई एक बल दे रखा है तो उसको दो भागों में कैसे विभाजित करेंगे, विघटन कैसे करेंगे, यानी कि उसको कैसे बांटेंगे। तो उसको बांटने का अगर हमारे पास हमें ये नहीं दिया गया कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, अगर हमें दोनों के बीच का एंगल 90 दिया है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं Q की वैल्यू आर साइन अल्फा और P की वैल्यू आर कॉस अल्फा। इससे आप कैसे याद कर सकते हैं, मैंने बताया कि एंगल जिस तरफ उस तरफ कॉस अल्फा और जिस तरफ एंगल ना हो उस तरफ साइन अल्फा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी जो भी मैंने आपको समझाया आज। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ। अगर किसी को जीरो भी कुछ नहीं आया है, मतलब मैकेनिक्स के बारे में नहीं पता है, तो बस आपको ट्रिग्नोमेट्री तो आपको पता होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी बेसिक से है वो आपको समझा सकूँ जितना ही बेसिक है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है और आप वीडियो को डिसलाइक करना चाहते हो तो आप डिसलाइक जरूर कीजिए, लेकिन आप कमेंट में ये जरूर बताइए कि आपने सर ये चीज़ क्लियर नहीं करी है या मुझे समझ में नहीं आई, तो मैं उसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ थैंक यू।